स्वागत सल्यूट गाइस, क्या हाल चाल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 साइंस, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मजेदार चैप्टर है, खाने के बारे में है। खाने के बारे में कुछ भी हो तो मजा ही आता है। ऑब्वियसली हम सब फूडीज हैं, है ना। तो आज हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फूड को इतना ज्यादा टेस्टी बनाती है। तो बढ़िया तरीके से चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस बात से कि आप खाने में क्या खाते हो। भाई आप इंडिया के कौन से हिस्से में रहते हो, काफी बार ये इन्फ्लुएंस करता है कि आप खाने में क्या खाते हो। मतलब वैसे तो आजकल ये सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं, हम सब लोग सब कुछ खाते हैं, लेकिन मोस्टली चीजें वेरी करती हैं कि आपकी स्टेपल डाइट जो आप हमेशा से खाते आ रहे हो, जो आपका मेन फूड है, वो आप कहाँ रहते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। ये चीज हमने काफी हद तक चैप्टर 1 में भी कवर करी थी, याद है ना। लेकिन फूड की टेस्ट के अलावा फूड की एक और अच्छी बात होती है जो फूड को इतना टेस्टी और बढ़िया बनाती है। वो क्या है बताओ, कौन बताएगा। बहुत सिंपल, फूड की वैरायटी। अगर आपको एक चीज नहीं पसंद है तो कुछ और अवेलेबल है जो आप खा सकते हो। फूड में इतनी वैरायटी होती है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स फूड सो इंटरेस्टिंग। लेकिन इंटरेस्ट लाने के अलावा फूड की वैरायटी का एक और काम होता है, इन सब का कोई ना कोई स्पेशल पर्पस होता है। मैक्सिमम डिशेस जो होती हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं वो या तो प्लांट से आते हैं या एनिमल से आते हैं। ये भी हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट्स कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, आजकल तो हर दूसरे एड में यही वर्ड यूज किया जाता है कि हमारे सो एंड सो ब्रांड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको खरीद लो। तो न्यूट्रिएंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आज के चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं। अगर हम मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इन्हीं के साथ साथ फूड में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। और एक और चीज होती है, गेस कर सकते हो क्या? पानी। यस, वाटर। डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होते हैं हमारे फूड में। आपको पानी दिखता नहीं है फूड में आज सच, लेकिन इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे मुझसे कि क्या सारे फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? एक्चुअली हम इन चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी कुक्ड फूड पे या रॉ फूड पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो तो आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि कोई न्यूट्रिएंट उस फूड में है या नहीं। इनके लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कुछ साइंटिफिक मटेरियल चाहिए होता है आपको, जैसे कि सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन एक्सपेरिमेंट्स को आपको याद करना होगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। पहला टेस्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन हमारे फूड में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है स्टार्च और शुगर्स। तो स्टार्च का एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसमें आप आयोडीन का सोल्यूशन लेते हो और एक छोटी क्वांटिटी ऑफ फूड इंग्रेडिएंट पे या रॉ मटेरियल पे आप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल देते हो। डाइल्यूट मतलब उसमें आयोडीन की क्वांटिटी बहुत ही कम है, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट। मतलब उसमें आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में आओगे आपको कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब और समझ में आएगा केमिस्ट्री में। तो वापस आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। अगर आप कोई फूड आइटम लेते हो और उस पे आयोडीन सोल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स डालते हो और वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब एक गंदे से ब्लू ब्लैकिश कलर का हो जाता है, इसका मतलब उस फूड में स्टार्च है। दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। नेक्स्ट टेस्ट हम करते हैं प्रोटीन के लिए। इसका टेस्ट कैसे होता है? कोई भी फूड आइटम लिया जाता है, अगर वो सॉलिड फूड आइटम है तो आप उसका एक पेस्ट बना लो या उसका पाउडर बना लो और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। उसमें कुछ ड्रॉप्स पानी की डालते हैं, अराउंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फिर 2 ड्रॉप डालते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का और 10 ड्रॉप्स डालते हैं कॉस्टिक सोडा का। अच्छे से शेक करेंगे, कुछ देर रखा रहने देंगे और फिर आप देखोगे कि उसका कलर जो है वो वायलेट कलर का हो रहा है। कि वो जो पर्पलिश वायलेट खूबसूरत सा कलर होता है, अगर वैसा कलर हो जा रहा है इसका मतलब उस फूड में प्रोटीन था। तो देखो मजा आ रहा है ना। साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। हमारे आसपास जो चीजें होती हैं उन सब में साइंस होता है और जैसे जैसे आप इसको समझते हो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाता है। थर्ड टेस्ट हम करने वाले हैं फैट्स का। फैट का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको कोई और एक्स्ट्रा केमिकल्स की जरूरत नहीं है। सिंपली फूड आइटम को किसी पेपर नैपकिन में आप रखो और उसको क्रश करो और फिर देखो कि क्या उसमें ऑयल के पैचेस आ रहे हैं क्या। अगर आपको हल्का भी उसमें ऑयल दिख रहा है तो इसका मतलब उसमें फैट कंटेन था। अब ऑब्वियसली जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि पेपर साथ में टियर ना हो जाए, या जो आपको ऑयल लग रहा है कहीं वो पानी तो नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको ध्यान रखने पड़ते हैं। लेकिन बेसिकली दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। अगर कोई भी ऑयल पैचेस नहीं दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब उस फूड में कोई भी फैट नहीं था। तो हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट देख लिए और हमें ये भी समझ में आ गया कि इंग्रेडिएंट्स में, काफी सारे फूड आइटम्स में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अनआंसर्ड है। क्या किसी एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, या कोई ऐसा फूड आइटम भी होता है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं? क्वेश्चंस नहीं खत्म होते साइंस में। अगर क्वेश्चंस खत्म हो गए तो साइंस ही खत्म हो जाएगी। तो अब इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और पहले ये समझते हैं कि हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत ही क्यों है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट अगर आप फैट से जो एनर्जी मिल रही है और कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिल रही है, दोनों को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि फैट से हमको कहीं ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए कहा जाता है कि जिन भी फूड्स में बहुत ज्यादा फैट या कार्बोहाइड्रेट होता है, दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ऐसा माना जाता है कि उन फूड्स को खाने के बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स? Proteins are needed for the growth and repair of our body. हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसकी बॉडी सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जिन भी फूड्स में प्रोटीन ज्यादा होता है उनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। आपने देखा है जो भी लोग बहुत ज्यादा बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग जो है वो प्रोटीन वाले फूड ज्यादा खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो आपकी मसल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब विटामिन का क्या काम होता है? फिर विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डिजीजेस से प्रोटेक्ट होने में। विटामिन हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं जिससे हम बीमार ना पड़े, और साथ ही साथ ये हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, वेरियस बॉडी पार्ट्स को बहुत ही हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। विटामिन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, मतलब बहुत तरह के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सब तो इंडिविजुअल विटामिन हैं। एक विटामिन है जिसने अपना ग्रुप भी बना लिया है। उसने कहा मैं अकेला नहीं रहना चाहता, आई वांट वन होल ग्रुप। तो उसने एक पूरा ग्रुप बनाया है, उसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी को सारे विटामिन चाहिए होते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में ही चलेगा। विटामिन ए जो होता है उसका काम होता है हमारी आईज को और हमारी स्किन को हेल्दी रखना। विटामिन सी जो होती है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करती है, मतलब हम जल्दी बीमार ना पड़े, हम डिजीजेस से बच के रहें। विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी की हेल्प करता है जिससे हम कैल्शियम को अब्सॉर्ब कर सकें। कैल्शियम आपको मालूम है हमारी बोन्स और हमारी टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि वो कैल्शियम को अच्छे से यूज कर सके। नेक्स्ट आते हैं हम मिनरल्स पे। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को बहुत ही कम क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, और हर एक मिनरल हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, बहुत अच्छा काम करता है हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करने के लिए। मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी इन मेंटेनिंग प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। अब आपका एक और क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, क्या एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैक्सिमम फूड आइटम्स में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हो सकता है कि उसमें एक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हो और बाकी न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम क्वांटिटीज में हो, लेकिन होंगे जरूर। फॉर एग्जांपल राइस में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, लेकिन प्रेजेंट जरूर होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें और कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। तो अभी तक हमने बात कर ली न्यूट्रिएंट्स की। नाउ वी कम टू डाइटरी फाइबर्स। आप ये मत सोचिएगा कि ये न्यूट्रिएंट्स में डायरेक्टली नहीं आता है तो ये बकवास चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की और पानी की बहुत जरूरत होती है। ये बात तो आपको मालूम है ना पहले से, आप वैसे ही इंटेलिजेंट हो इतने। तो डाइटरी फाइबर्स को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है रफेज। हमारी डाइट्स में रफेज जो है या डाइटरी फाइबर जो है ये हमें बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। जो फूड आइटम्स हमें एनिमल से मिलते हैं उसमें उतना ज्यादा डाइटरी फाइबर नहीं होता। दाल, पोटेटोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब से आपको रफेज मिलता है या डाइटरी फाइबर मिलता है। रफेज जो है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि आपको रफेज से, डाइटरी फाइबर से आपको कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ऐसा क्यों है ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि वो हमारी बॉडी में बल्क प्रोवाइड करता है। इट एड्स बल्क टू द फूड वी ईट, और वो हमारी हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से हटाने में। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक ना कर दे, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रफेज की या डाइटरी फाइबर्स की। वाटर फिर से बहुत जरूरी है। पानी तो हमें मालूम है, पानी से लाइफ है। पानी हमारी बॉडी के लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमें हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में। पानी के और भी बहुत सारे काम होते हैं, एक ही फंक्शन नहीं होता। इट इज अ मल्टीटास्कर, बहुत सारे काम करता है। जैसे कि वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट्स हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, एज यूरिन या स्वेट। जो आपको पसीना आता है उसमें भी आपकी बॉडी की जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है, वो बाहर निकल रही होती है। वैसे तो जितना पानी हमारी बॉडी को चाहिए होता है उसमें से मैक्सिमम पार्ट कहाँ से आता है? जो पानी आप पीते हो वहां से आता है। इसीलिए खूब पानी पिया करो। उसके साथ साथ जो आप और बेवरेजेस पीते हो, जैसे चाय या कॉफी या दूध, ये सब पीते हो, उससे भी आपकी बॉडी को पानी मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पानी हमारी बॉडी को कुक्ड फूड से भी मिलता है। जो भी खाना आप खाते हो उसमें भी, जैसा मैंने कहा था, आपको बताया था, उसमें भी काफी पानी होता है। एंड आवर बॉडी ऑब्टेन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड वी ईट। काफी बार आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल कट करते हो तो आप देखते हो उसमें से बहुत सारा जूस निकलता है,
जैसे कि टोमेटोज या लेमन्स, तो इससे आपको मालूम पड़ता है कि मैक्सिमम फूड मटेरियल जो होते हैं उनमें पानी होता है। बहुत सारे फूड्स होते हैं जो विटामिन में बहुत रिच होते हैं। जैसे आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं। विटामिन ए के सोर्सेज हैं पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क। विटामिन बी के सोर्सेज हैं राइस, व्हीट, लिवर, मीट। विटामिन सी के सोर्सेज तो आपको मालूम ही होंगे। विटामिन सी के बहुत ही कॉमन सोर्सेज हैं ऑरेंजेस और लेमन्स। उसके साथ साथ गुआवा में, ग्रीन चिलीज में, आंवला में, टोमेटो में, इन सब में भी बहुत सारा विटामिन सी होता है। विटामिन डी फिर से अब आपको ये मालूम ही होना चाहिए, दूध के तो आपने ऐड देखे ही होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम दूध में ऐड कर सकते हैं, तो उससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि दूध से हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें दूध से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि बटर, उससे भी विटामिन डी मिलता है। एग से, लिवर से, फिश से, इन सब से हमको विटामिन डी मिलता है। प्रोटीन के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जैसे कि अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें, कौन से प्रोडक्ट्स जो एनिमल से आते हैं और हमें प्रोटीन देते हैं, तो वो है मीट, फिश, एग्स, मिल्क, पनीर। क्योंकि पनीर किससे बनता है? मिल्क से बनता है। और मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। और ऐसे ही बहुत सारे सोर्सेज हैं प्लांट्स में भी जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप की दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, मटर, ग्राम्स, ये सब वो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। जब फैट की हम बात करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सोर्सेज तो समझ में आ ही जाते हैं। जैसे कि ऑयल, डिफरेंट तरह के जो ऑयल होते हैं दे आर ऑब्वियसली वेरी गुड सोर्सेज ऑफ फैट। उसके साथ साथ जो नट्स होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, या तिल, सेसमे, ये सब जो है ये बहुत अच्छे सोर्सेज ऑफ फैट होते हैं। दीज आर सोर्सेज जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ऐसे ही कुछ सोर्सेज हैं जो हमें एनिमल से भी मिलते हैं, जैसे कि मीट, मिल्क, बटर, क्रीम, घी। घी क्यों? क्योंकि घी हम क्रीम से बनाते हैं, मलाई से बनाते हैं ना। और मलाई कहाँ से आती है? दूध से आती है। और दूध एनिमल से आता है। बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे सोर्सेज हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी जो हमें फैट वाली चीजें प्रोवाइड करते हैं। फैट के सोर्सेज कौन से फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जरा देख लेते हैं। मेलन्स में, मैंगो में, भुट्टा में मतलब मेज, पोटेटोज में, शुगर केन, स्वीट पोटेटो, राइस, व्हीट, बाजरा, ऐसे बहुत सारे फूड्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट आते हैं हम मिनरल्स पे। तो अब मिनरल्स के भी सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं। बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, और इन सब के सोर्सेज अलग अलग होते हैं। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? जिंजर से। फास्फोरस हमें कहाँ से मिलता है? दूध से, बनाना से, ग्रीन चिलीज से। आयरन हमें मिलता है एप्पल से, पालक से मतलब स्पिनच से। और कैल्शियम हमें मिलता है दूध से और एग्स से। तो जो भी बच्चे दूध पीने में नाटक करते हैं उनको दूध पीना चाहिए, क्योंकि आपको उससे कैल्शियम मिलेगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब तक हमने सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्कस कर लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही अच्छे वे में। और अब आते हैं फिनाले पे, बैलेंस्ड डाइट। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारी ग्रोथ में, हमारी हेल्थ की मेंटेनेंस में यूज होता है, ये अब तक हमने समझ लिया है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तभी हमारी जो डाइट है वो एक बैलेंस्ड डाइट हो पाएगी। और यही काफी नहीं है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो सही क्वांटिटीज में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आपको मिनरल्स बहुत कम रिक्वायर्ड है और आप बहुत ज्यादा मिनरल खा लो, वो भी प्रॉब्लम है। और अगर आपको कोई चीज ज्यादा रिक्वायर्ड है लेकिन आप उसको बहुत कम खाओ, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इसीलिए यहाँ पे बात सिर्फ डाइट की नहीं हो रही है, बैलेंस डाइट की हो रही है। इस बैलेंस डाइट में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं आते हैं, रफेज और वाटर भी आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको भूल मत जाइएगा। बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की बैलेंस डाइट चाहिए। आपकी जो बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड है, जरूरी नहीं है कि आपके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी सेम बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड है। ये काफी बार डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है या आप एक दिन में कितना फिजिकल वर्क करते हो। उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बैलेंस डाइट में कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी में चाहिए। और यहाँ पे एक और बात कहना बनता है, हर फूड बराबर नहीं होता, ये बात आपको मालूम है। अगर आप कोई ऐसा फूड खा रहे हो जो न्यूट्रिएंट्स में कम वैल्यू रखता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, जैसे कि हम जंक फूड को कहते हैं, तो हो सकता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हो सकता है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो। काफी सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि दाल, सोयाबीन, जो स्प्राउटेड सीड्स होती हैं, स्प्राउट्स होते हैं वो, या जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जैसे साउथ इंडियन फूड, इडली, डोसा, जो अलग अलग फ्लावर्स मिला के आप बनाते हो जैसे कि थेपला या मिस्सी रोटी, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, ये जितनी चीजें हैं ये सब बहुत ही हेल्दी होती हैं। इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये सब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते, ये बहुत महंगे नहीं है। तो अगर आप बैलेंस डाइट मेंटेन करना चाहते हो तो वो बहुत आसान है और वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब हमें मिलते हैं? ऐसा नहीं है। काफी बार जो कुकिंग और प्रिपरेशन ऑफ फूड होता है उसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं।
इसीलिए सिर्फ अच्छा खाना, सही खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बना कैसे रहे। अगर आप फूड को सही से कुक करोगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस जो होंगे वो कम होंगे। इसी तरह से बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं जो अगर हम ठीक कर लें तो हम न्यूट्रिएंट्स का जो लॉस है वो रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग जो हैं वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पील करने के बाद उसको धोते हैं, तो उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स लॉस ज्यादा हो जाते हैं। काफी सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनकी स्किन में होते हैं, और जैसा कि आपको मालूम है मैक्सिमम लोग जो हैं काफी फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के स्किन्स हटा के खाते हैं, तो उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इसी तरह से जब आप किसी एक फूड आइटम को बहुत बार धोते हो, जैसे राइस को या दाल को बहुत बार धोते हो, तो उसमें भी कुछ विटामिन और मिनरल्स का लॉस हो जाता है। तो क्या करें फिर? क्या कुकिंग रोक दें? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुकिंग न्यूट्रिएंट्स का लॉस तो कराता है लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी करता है, जैसे कि वो फूड का टेस्ट इंप्रूव कर देता है या उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा आसान बना देता है। अगर आप रॉ फूड खाओगे तो उसको उतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कुकिंग के टाइम पे ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिनको अवॉइड कर सकते हो, जिससे कि आप न्यूट्रिएंट्स को बचा सको। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग करते वक्त अगर आपसे पानी ज्यादा डल गया, ठीक है, और फिर बाद में उस पानी को आपने फेंक दिया, तो काफी सारे जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं वो उस पानी के साथ फिक जाते हैं, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। इसी तरह से अगर आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो जिसमें विटामिन सी है और आप उसको कुक कर रहे हो, तो हीट की वजह से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुक फूड के साथ साथ आपकी डाइट में कुछ ना कुछ रॉ फूड भी होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि रॉ फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, ये सब हमको खाना चाहिए, जिनको आप बिना कुक किए खाते हो। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो है ओबेसिटी। आपको मेरी एक बात याद होगी, मैंने कहा था कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट आप बहुत ज्यादा अमाउंट में भी खा लोगे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। ओबेसिटी इसी वजह से कॉज होती है। अगर आप फैट बहुत ज्यादा अमाउंट में खा लोगे, जैसे कि समोसा, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इस टाइप के जो फूड्स हैं, जो फ्राइड फूड्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, अगर आप उन सबको बहुत ज्यादा अमाउंट में खा लोगे तो उसकी वजह से एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी तब होता है जब इंसान जो है वो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाता है अपनी हाइट के हिसाब से। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि किसी भी चीज को ओवर नहीं करना है, चाहे वो अच्छी चीज ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी चीज को अंडर भी नहीं करना है। जितना हमें रिक्वायर्ड है अगर हम उतनी क्वांटिटी में नहीं खाएंगे तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगी। ये फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिशिएंसी डिजीजेस। हो सकता है कि एक इंसान प्रॉपर खाना खा रहा हो, आपके आसपास भी कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको लगता है तो पूरे दिन खाते हैं फिर भी इनको कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कोई इंसान बहुत ज्यादा खाना खा रहा हो लेकिन फिर भी वो सही खाना ना खा रहा हो, ऐसा खाना ना खा रहा हो जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो। अगर ऐसा ही चलता रहा और बहुत टाइम तक उसने कोई भी न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं खाया तो उस इंसान को उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो ऑब्वियसली क्या वो अच्छी चीज है? बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन डेफिशिएंसी होना इज नॉट इक्वल टू डेफिशिएंसी डिजीज होना। किसी भी चीज की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो चिंता मत करो, आप उस पर काम कर सकते हो। न्यूट्रिएंट्स अभी भी वो फूड खा सकते हो जिनमें वो न्यूट्रिएंट्स हो और उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ठीक नहीं किया और ऐसे ही चलता रहा, डेफिशिएंसी होने के बाद भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो कन्वर्ट होके बन जाएगी एक डेफिशिएंसी डिजीज। तो बॉडी पहले सिग्नल देती है, एक बार में नहीं कहती कि फेल या पास, वो कहती है कि भाई मैं टाइम दे रही हूँ, डेफिशिएंसी है, उसको ठीक करो। आप जब नहीं सुनते हो तब वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ डेफिशिएंसी डिजीज। तो डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट डेफिशिएंसीज में क्या होता है। अगर किसी पर्सन को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उसके फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, हेयर जो है वो डिसकलर होने लगेगा, बालों का रंग हटने लगेगा, स्किन डिजीजेस होने लगेंगी, डायरिया होने लगेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स उस पर्सन को फेस करनी पड़ेगी। अगर कोई इंसान है जिसने प्रोटीन्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी ढंग से नहीं खाए, मतलब दैट पर्सन हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, और ये सब बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो हो सकता है उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाए। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पतले हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं और हो सकता है कि वो मूव भी ना कर पाए। तो आप देख रहे हो ये सब कितना डेंजरस होता है। इसीलिए कहा जाता है खाना ढंग से खाना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स पे। इसकी वजह से भी काफी सारे डिजीजेस होते हैं। अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, दिखना कम हो जाता है, अंधेरे में दिखता नहीं है, और काफी बार तो ऐसा होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब वो इंसान ब्लाइंड हो जाता है, वो देख ही नहीं सकता। विटामिन B1 जो है, विटामिन B1 इज अ पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो जो ग्रुप हमने डिस्कस किया था ना, उसका पार्ट है। तो विटामिन B1 की कमी से एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है बेरी बेरी। नाम बहुत ही फनी है लेकिन डिजीज फनी नहीं है। बेरी बेरी की वजह से आपकी मसल्स जो है वो बहुत वीक हो जाती हैं
और इंसान के अंदर बहुत कम एनर्जी रह जाती है काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, जिसके सिम्टम्स होते हैं गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है। आपके जो मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं टीथ के नीचे, उससे ब्लीडिंग होने लगती है। और अगर आपको कोई भी चोट लगती है तो उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। इसका मतलब जो बोन्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से हो जाता है बोन और टूथ डीके, मतलब उस इंसान की जो बोन्स और टीथ होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से हो जाता है गॉइटर। इसके सिम्टम्स होते हैं कि नेक रीजन में जो ग्लैंड्स होते हैं वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, स्वोलन ग्लैंड्स हो जाते हैं, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। अगर किसी बच्चे को आयोडीन की कमी हो जाए तो इसका मतलब वो मेंटली अनस्टेबल होने लगेगा। आयरन की कमी से हो जाता है अनीमिया, और अनीमिया के सिम्टम्स होते हैं वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी। लेकिन इन सबको पढ़ के आप डर मत जाइएगा, इन सबको अवॉइड किया जा सकता है अगर आप एक बैलेंस डाइट लो तो। अब हम वो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं जो हमने सबसे पहले पूछा था कि हमारे फूड में इतनी सारी वैरायटी क्यों होती है। हमारे फूड में इतनी सारी वैरायटी फूड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो होती ही है, वो इसलिए भी होती है जिससे हमारी बॉडी को डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इट इंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को जरूरत है। इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मजे में आंसर कर पाओगे और फुल मार्क्स ला पाओगे। तो हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करो। तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो और किसी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो, ठीक है? तो आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। आई होप मजा आया होगा इस चैप्टर में। हम आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।